शुरू करने से पहले एक दुखद घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरठ कोर्ट कैंपस के 3 अधिवक्ताओं का आज एक ही दिन में देहांत हुआ, जिससे पूरा कोर्ट कैंपस स्तब्ध है। जिनमें एक युवा अधिवक्ता थे, मनोहर लाल एडवोकेट, इनके अलावा सुभाष चंद्र शर्मा एडवोकेट तथा राजेंद्र कुमार यादव एडवोकेट। तीनों की मृत्यु से कचहरी में शोक का माहौल था। हम भी इस शोक में शामिल हैं तथा उनके परिवारजनों के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि वह उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 3548/2023 में दिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह निर्णय जुवेनाइल एक्ट से संबंधित बहुत सी बारीकियों पर प्रकाश डालता है। बहुत से आपके मन में जो जिज्ञासाएं आती हैं, जो प्रश्न आते हैं, उनको स्पष्ट करने वाला निर्णय है। इस तरह से निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच द्वारा दिया गया। दरअसल यह अपील बाराबंकी ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्शन के एक आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपील खारिज करने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। केस थोड़ा बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, हम ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो बातें हम करने जा रहे हैं वो सामान्य प्रश्न है जो हमारे सामने, जब हमारे पास कोई केस इन हैंड होता है, उस समय हमारे सामने आते हैं, जिनके हमें उत्तर नहीं मिल पाते। दरअसल अपीलांट द्वारा पवन कुमार द्वारा ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी कि उसको जुवेनाइल घोषित किया जाए, जुवेनाइल एक्ट 1986 के तहत। ट्रायल कोर्ट ने उसकी याचिका को निरस्त किया, हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका को निरस्त किया। फिर वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका पर दोबारा से एक बार विचार करें और उसको पुनः निर्णित करें। यहाँ पर आप पहले ये समझ लीजिएगा कि यह मामला 1 दिसंबर 1995 की घटना के संबंध में था, जो कि हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में दर्ज हुआ। 4 इसमें आरोपी थे। एक आरोपी की मृत्यु हो जाती है और एक आरोपी जो कि पवन कुमार हैं, वह स्वयं को जुवेनाइल घोषित कराने के लिए याचिका दायर करते हैं। उस समय जुवेनाइल एक्ट 1986 प्रिवेल करता था, जिसमें प्रावधान था कि जुवेनाइल होने के लिए मैक्सिमम आयु 16 वर्ष निश्चित की गई थी। पवन कुमार द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना स्कूल का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वह मूल दस्तावेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिस कारण, हालांकि यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा कि हाई स्कूल की टीसी के अनुसार उनकी आयु 15 साल 6 महीने 26 दिन थी, यानी कि 16 साल से कम थी। लेकिन चूंकि उसको साबित नहीं कर पाते, ट्रायल कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो पाता है, तब वह ग्राम पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार उनकी जन्म तिथि 1975 थे, यानी कि 20 वर्ष के करीब होती है। और जब यहाँ पर आय निर्धारित नहीं हो पाती, एक संशय की स्थिति पैदा हुई, तब बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें उनकी आयु 19 वर्ष आती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को जुवेनाइल का लाभ देने से इनकार कर दिया जाता है तथा उसको ट्रायल फेस करने का आदेश दिया जाता है। इसी आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल रिवीजन दायर की जाती है, जो कि निरस्त हो जाती है, जिसके मैंने आपको शुरू में बताया। और इस तरह से ट्रायल चलता है, जिसमें उनको 11 फरवरी साल 2000 में कन्विक्शन होता है, सज़ा सुनाई जाती है। अब इस कन्विक्शन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की जाती है। धारा 391 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके टीसी से संबंधित साक्ष्य को पत्रावली पर नहीं लिया गया, उसको लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह अतिरिक्त साक्ष्य को पत्रावली पर ले। 28 फरवरी 2022 को ट्रायल कोर्ट अपनी रिपोर्ट सौंपता है माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिसमें वह बताता है कि परिवार रजिस्टर को इसलिए आधार माना गया है क्योंकि हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने जिस समय उनकी रिवीजन निरस्त किया था, तब हाई कोर्ट ने यह कहा था, कारण यह बताया था, आधार यह बताया था कि चूंकि लोअर कोर्ट में ट्रायल लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस रिवीजन को दायर करने का कोई औचित्य बाकी नहीं रहता है।
अभी अपील चल रही होती है। इस अपील के दौरान जुनाइल एक्ट 2000 अस्तित्व में आ जाता है। यहाँ पर विशेष बात यह हुई कि जुनाइल की आयु को 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न और पैदा हो जाता है कि जो मामले 1986 एक्ट के हैं, यानी कि साल 2000 से पहले के हैं, उनमें जुनाइल एक्ट की कौन से प्रावधान को माना जाए, 16 साल पुराने एक्ट के प्रावधान को माना जाए या 18 वर्ष नए प्रावधान को आधार माना जाए। तो इस विषय पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में 4-1 के बहुमत से कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया था, जिसमें पहला तो ये था कि रिकॉर्डिंग डेट जो होगी वो डेट ऑफ ऑफेंस होगी। जिस दिन घटना घटती है उस दिन उसकी आयु देखी जाएगी, ना कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के दिनांक। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने इसी में कहा था प्रताप सिंह वाले मामले में कि साल 2000 में आया नया एक्ट 1986 के केसेस पर भी लागू होगा, यानी कि जो 2000 से पहले के केसेस थे उन पर वर्ष 2000 वाला कानून लागू होगा। यदि आरोपी की आयु 1/4/2001 को 18 साल होती है या उससे कम होती है तो उसको जुनाइल घोषित किया जाएगा, यानी कि 16 साल वाली बाध्यता यहाँ पर नहीं रहेगी, पुराने एक्ट की बाध्यता नहीं रहेगी, भले ही उसने अपराध नए कानून आने से पहले किया हो। अब यहाँ पर 2000 एक्ट में सेक्शन 7A बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि स्पष्ट कर देती है कि जुनाइल क्लेम किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अपीलेट है या सुप्रीम कोर्ट है, और किसी भी स्टेज पर क्लेम किया जा सकता है। भले ही वाद का अंतिम रूप से डिस्पोजल हो गया है, उसके बावजूद भी आप जुनाइल की प्ली ले सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। एक बात है स्पष्ट की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7A, ये तो सेक्शन 7A बताता है। यहाँ पर जुनाइल एंड जस्टिस रूल 2007 के रूल 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो ये कहता है, जुनाइल एंड जस्टिस रूल 2007 का रूल 12 कहता है कि कोई भी प्रार्थना पत्र जुनाइल घोषित कराने के लिए अगर दिया गया है तो उसको 30 दिन के अंदर निर्णीत कर देना चाहिए। रूल 3A स्पष्ट करता है, जहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है कि किस कागज़ को पहले आधार माना जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये रूल 3A बताता है। 3A का फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके बाद अगर वो नहीं है तब आप, जो आरोपी ने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था वहाँ से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन उसमें प्ले स्कूल नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्ले स्कूल उसमें नहीं है। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट जो ग्राम पंचायत द्वारा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया है, और अगर ये तीनों ही नहीं हैं तब सही आयु निर्धारित करते समय आरोपी को लोअर साइड में 1 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए तीनों ही स्थिति में आरोपी की आयु 18.5 साल आती है और स्पष्ट नहीं हो पाता है कि एग्जैक्ट उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी आयु कितनी है, तब आरोपी को लोअर साइड में, यानी कि उसकी आयु को 17.5 साल माना जा सकता है। यह रूल 3A कहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पवन कुमार की अपील को स्वीकार किया गया और ट्रायल कोर्ट को कहा गया कि इसके जुनाइल की एप्लीकेशन को दोबारा से निर्णीत किया जाए, सही तरीके से निर्णीत किया जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ कन्विक्शन होने के बाद भी उसने जुनाइल की प्ली ली और उसका बेनिफिट मिला और उसका कन्विक्शन रिमांड बैक हुआ। ट्रायल कोर्ट दोबारा से उस पर विचार करेगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपने आखिर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।